नमस्कार, मैं रवीश कुमार। यहाँ खबरें बिकती नहीं, बोली जाती हैं। अगर आप भी सच के साथ हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पीएम मोदी ने सूरत में कहा कि बिहार की जनता ने जातिवाद फैलाने वालों को आईना दिखाया, लेकिन विपक्ष का कहना है कि यह बयान असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। बीजेपी खुद चुनाव के दौरान कई बार जातीय ध्रुवीकरण वाला नैरेटिव चलाती रही, इसलिए मोदी का बयान विरोधाभासी माना जा रहा है। बिहार में बेरोजगारी, महंगाई और एमएसपी जैसे मुद्दों पर सरकार जवाब देने से बचती दिखी। विपक्ष का तर्क है कि नतीजे जो भी हों, बीजेपी विकास की बात सिर्फ मंचों पर करती है, लेकिन जमीन पर उसका असर कम दिखता है। टीवी 9 के मुताबिक तेजस्वी यादव एलओपी का पद नहीं लेना चाहते, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इसे बीजेपी जेडीयू की नई सत्ता संरचना का दबाव भी मानते हैं। एनडीए सरकार पर आरोप है कि वह विपक्ष को कमजोर दिखाने के लिए लगातार दबाव बनाती है, ताकि राज्य विधानसभा में मजबूत प्रतिपक्ष तैयार ना हो सके। बीजेपी पर आरोप है कि वह मजबूत विपक्ष से डरती है, इसलिए एलओपी की भूमिका को कमजोर दिखाने की रणनीति चल रही है। तेजस्वी की हार को बीजेपी जनादेश बता रही है, लेकिन कई सीटों पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप लगातार उठे हैं। कांग्रेस नेताओं ने हार की वजहें बताई, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि बीजेपी ने पूरे चुनाव में विपक्ष को बदनाम करने के लिए एसआईआर और वोट चोरी जैसे अभियानों को हवा दी, जिससे वास्तविक मुद्दे पीछे रह गए। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार की एजेंसियां विपक्ष को निशाना बनाकर बीजेपी को फायदा पहुंचाती रहीं। ब्राह्मण और सवर्ण वोट बैंक का टूटना सिर्फ कांग्रेस की गलती नहीं, बल्कि बीजेपी के ध्रुवीकरण वाले अभियान का भी असर था। जनता को बार बार भ्रमित करने की रणनीति ने वास्तविक मुद्दों को ढक दिया। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अब बीजेपी को कैबिनेट सीटें बांटने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि उनकी अपनी ही रणनीति उलटी पड़ गई है। जितनी ज्यादा सहयोगी पार्टियां साथ लीं, उतने ही विभाग अगले 5 साल में देना पड़ेगा। इससे सरकार पर आरोप लग रहा है कि स्थिर प्रशासन के बजाय बीजेपी सत्ता समीकरणों को सेट करने में ज्यादा व्यस्त है। 6 विधायक बराबर 1 मंत्री का फॉर्मूला साबित करता है कि बीजेपी को अंदर खाने भारी असंतोष झेलना पड़ रहा है और उसे अपनी ही बनाई संरचना बदलनी पड़ रही है। सिवान में ओसामा साहब की जीत को आरजेडी की रणनीतिक वापसी माना जा रहा है, लेकिन यह भी दिखाता है कि बीजेपी का कानून व्यवस्था वाला नैरेटिव वोटरों को प्रभावित नहीं कर सका। बीजेपी लगातार दावा करती रही कि वह अपराध पर कड़ी है, लेकिन जनता ने आरजेडी के उम्मीदवार को भारी समर्थन देकर यह संदेश दिया कि सिर्फ प्रचार से भरोसा नहीं बनता। बीजेपी के कई स्थानीय नेताओं की कमजोर पकड़ और जमीनी स्तर पर असंतोष ने इस सीट पर एनडीए को नुकसान पहुंचाया। रोहिणी आचार्य के आरोपों ने आरजेडी परिवार में तनाव तो बढ़ाया है, लेकिन बीजेपी पर भी सवाल उठे हैं कि वह इन घटनाओं को लगातार राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करती है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी हर पारिवारिक विवाद को राजनीतिक नैरेटिव में बदलकर मूल मुद्दों जैसे बेरोजगारी, सरकारी ठेका व्यवस्था और शिक्षा से ध्यान हटाती है। रोहिणी के व्यक्तिगत आरोपों को बीजेपी ने जिस तरह चुनावी मंचों पर उछाला, उससे प्रचार तो हुआ, लेकिन इससे राजनीति का स्तर गिरने की भी आलोचना हो रही है। पुतिन और उड़ने वाले बम की खबर अविश्वसनीय दिखती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों से यह साफ है कि मोदी सरकार विदेश नीति पर अक्सर अधूरी जानकारी फैलाए जाने का हवाला देकर विपक्ष पर हमला करती है, जबकि खुद सरकार रूस यूक्रेन मुद्दे पर स्पष्ट स्थिति नहीं दिखा पाती। आलोचकों का कहना है कि केंद्र सरकार की विदेश नीति सिर्फ बयानबाजी में आक्रामक और व्यवहार में कमजोर दिखती है, जिससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि कई बार धुंधली पड़ जाती है। चिराग पासवान ने 19 सीटें जीतकर मजबूत वापसी की, लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि यह जीत एनडीए के भीतर बीजेपी की कमजोर स्थिति का संकेत है। बीजेपी को कई क्षेत्रों में अपने पुराने वोट ट्रांसफर करने में दिक्कत हुई और एलजेपीआर ने उन सीटों पर बढ़िया प्रदर्शन किया जहां बीजेपी खुद पिछड़ रही थी। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि बीजेपी अब बिहार में पूरी तरह स्थितियों को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं रही, इसलिए चिराग की इस जीत ने एनडीए के अंदर भविष्य की खींचतान का संकेत भी दे दिया है। गाजा में इजराइल की हवाई बमबारी ने अभूतपूर्व तबाही मचा दी है। मिसाइलों की आवाज के बीच मातम पसरा है। ऐसे हमलों में 38 से ज्यादा आम लोग, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, मारे गए। इसके साथ ही गर्मी की भीषण लहर ने गाजा में नई मुसीबत खड़ी कर दी है। हीट वेव की वजह से तापमान इतना बढ़ गया है कि 2 बच्चों की मौत हो गई। यह सिर्फ युद्ध नहीं है,
यह निराशा, भूख, विस्थापन और बेसहारा मासूमों का दर्द बनकर गाजा के लोगों पर टूट पड़ा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने देश में सस्ती दवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए 10 नई AMRIT फार्मेसियों का शुभारंभ किया है, जिससे अब यह नेटवर्क 24 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में 255 से अधिक केंद्रों तक पहुंच चुका है। इन नई दुकानों में आवश्यक दवाइयां और चिकित्सा उपकरण बाजार मूल्य से लगभग 50% तक कम कीमत पर उपलब्ध होंगे, जिससे लाखों मरीजों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। क्रिकेट एडिक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक टीम इंडिया ने अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए 15 सदस्यीय स्क्वाड घोषित किया है, जिसमें 14 साल का वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू का मौका मिला है। साथ ही हार्दिक पांड्या और मोहम्मद सिराज भी टीम में वापस आए हैं, जो टीम में अनुभव और ताकत बढ़ाने के लिए अहम माना जा रहा है। बाबर आजम ने पाकिस्तान बनाम श्रीलंका दूसरे वनडे में नाबाद शतक जड़कर इंटरनेशनल क्रिकेट में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने टेस्ट, वनडे और T20 सभी फॉर्मेट में 4300 से ज्यादा रन पूरे करने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बनने का गौरव हासिल किया है। बाबर की इस पारी ने पाकिस्तान को मैच में मजबूती दी और उनकी व्यक्तिगत रिकॉर्ड सूची में एक और मील का पत्थर जोड़ दिया। फैंस और क्रिकेट विशेषज्ञ इस उपलब्धि से हैरान और खुश हैं, क्योंकि बाबर ने निरंतर प्रदर्शन और शानदार तकनीक से सभी प्रारूपों में उत्कृष्टता साबित की है। बिहार में चुनाव परिणाम आने के बाद कई इलाकों में हिंसा भड़क उठी है, जहां लोगों ने सड़कें बंद की, वाहन फूंके और पथराव किया। भीड़ ने आगजनी की और कई जगहों पर तोड़फोड़ की, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने स्थिति पर काबू पाने के लिए कई जगह कड़ी सुरक्षा तैनात की और मामले की जांच शुरू कर दी है। इस हिंसा में कई लोग घायल हुए हैं और संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा है। अधिकारियों का कहना है कि शांति बहाल करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मौलवी इरफान शोपियन कश्मीर की दोहरी पहचान उजागर हुई है। मस्जिद के मंच से वह कट्टरवाद के खिलाफ उपदेश देते थे, लेकिन पुलिस ने उनके कमरे से जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ी सामग्री बरामद की है। जांच में पता चला है कि उन्होंने अपने चिकित्सा पेशे और धार्मिक छवि का इस्तेमाल करते हुए शिक्षित युवाओं और डॉक्टरों को जिहाद विचारधारा की ओर मोड़ने का नेटवर्क बनाया था। इस पूरी साजिश में विस्फोटक बनाने की सामग्री, हथियार और तार संचार चैनल समेत खतरनाक जुद्दाव सामने आया है। बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस और पूर्व पीएम शेख हसीना के समर्थकों के बीच खूनी संघर्ष भड़क गया है। गोपालगंज में झड़पों में कम से कम 4 लोग मारे गए, टैंक सड़कों पर उतारा गया और कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये हिंसा राजनीतिक तनाव की परिणति है। यूनुस की अंतरिम सरकार ने हसीना की पार्टी अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाया है और उनकी वापसी चाहते समर्थक इस कदम का जोरदार विरोध कर रहे हैं। दिल्ली में हवा लगातार दूसरी दिन भी बेहद खराब रही। कई इलाकों में AQI 400 के ऊपर पहुंच गया, जिससे वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में दिखाया गया है कि कोहरे और कमज़ोर हवाओं की वजह से जहरीले प्रदूषकों का फैलाव रुक गया है। तापमान में भी गिरावट आई है। न्यूनतम तापमान लगभग 10 से 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, जो मौसम के औसत से काफ़ी नीचे है। इस वजह से स्मॉग और प्रदूषण का गहराना और भी खतरनाक हो गया है। छपरा विधानसभा सीट पर बीजेपी की छोटी कुमारी ने भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को करीब 7600 वोटों से मात दी, जिससे चुनावी मैदान में बड़ा उलटफेर हुआ। केवल 12वीं पास होने के बावजूद उन्होंने जनता का भरोसा जीतकर साबित कर दिया कि मेहनत और जनता से जुड़ाव ही असली ताकत है। यह जीत खास इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 1962 के बाद पहली बार छपरा से कोई महिला विधायक बनी है। इस नतीजे ने बीजेपी के लिए नई राजनीतिक ऊर्जा पैदा की है और विपक्षी दलों के लिए चेतावनी का संदेश भेजा है, जिससे आगामी चुनावी रणनीतियों पर असर पड़ सकता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर पुतिन की भारत यात्रा से पहले रूस का दौरा करेंगे, जहां वे SCO की बैठक में हिस्सा लेंगे और इस दौरान रूस के विदेश मंत्री से द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। इस दौरे का मकसद भारत रूस संबंधों को मजबूत करना और दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा करना है। साथ ही SCO के मंच पर क्षेत्रीय सुरक्षा, वैश्विक आर्थिक मुद्दे और अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक साझेदारी पर भी विचार विमर्श होगा। यह द्वारा पुतिन की भारत यात्रा से पहले सहयोग और सामरिक साझेदारी को और बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। मेवात में 32 कारों के धमाकों की साजिश रची गई थी,
जिसके लिए करीब 60 लड़ाके तैयारी कर रहे थे, लेकिन एक पोस्टर ने पूरे देश में खौफ फैलने से पहले इस योजना को उजागर कर दिया। पोस्टर देखकर स्थानीय लोगों और सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत सतर्कता बरती, जिससे गंभीर घटना को टाला जा सका। पुलिस ने मौके पर जांच कर सभी संदिग्धों की पहचान की और उन्हें काबू में लिया। यह घटना सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी और सामाजिक जागरूकता का उदाहरण है, जिसने बड़े आतंकवादी हमले को रोकने में अहम भूमिका निभाई और लोगों की जान बचाई। नावगाम थाना में जब्त किया गया अमोनियम नाइट्रेट नमूना जांच के दौरान अचानक फट गया, जिससे सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। शुरुआती जांच में पता चला है कि यह सामग्री काफी समय से थाने में रखी थी और नमी, तापमान व रासायनिक अस्थिरता की वजह से इसमें प्रतिक्रिया तेज हुई, जिससे विस्फोट हो गया। विशेषज्ञों का कहना है कि अमोनियम नाइट्रेट तब खतरनाक बन जाता है जब यह लंबे समय तक गलत परिस्थितियों में रखा जाए या उसमें बाहरी तत्व मिल जाएं। पूरे मामले की तकनीकी जांच शुरू हो गई है कि सामग्री कैसे रखी गई थी और सुरक्षा प्रोटोकॉल में कहां कमी रह गई। मैथिली ठाकुर अब सिर्फ गायिका नहीं रह गई हैं, उनकी राजनीतिक छलांग ने उन्हें एक खास रिकॉर्ड दिलाया है। उन्होंने बीजेपी में शामिल होकर और अलीनगर सीट से चुनाव लड़ बिहार की सबसे युवा विधायक बनने का ताज हासिल किया है। इसके पीछे एक मजबूत कनेक्शन भी है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और बीजेपी के बड़े नेता विनोद तावडे से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें सपोर्ट दिया। यह दिखाता है कि उनकी राजनीति सिर्फ लोकप्रियता पर नहीं, बल्कि गहरी रणनीति और संरक्षण पर भी आधारित है। कांग्रेस को इस बार जीतकर सिर्फ 6 उम्मीदवार मिले हैं और सियासी हलकों में डर इस बात का है कि ये जीते हुए नेता पाला न बदल दें, क्योंकि पिछली दफा कुछ कांग्रेसी विधायकों ने सत्ता के झुकाव के चलते अपनी ही पार्टी को छोड़ दिया था। पार्टी के अंदर यह चिंता है कि इस छोटे जीत बाजार में नेताओं की वफादारी कमजोर हो सकती है, खासकर जब उन्हें अन्य दलों जैसे एनडीए की ओर आकर्षक ऑफर मिले। अगर ये बदलाव हुए तो कांग्रेस की सत्ता में हिस्सेदारी और भरोसे की छवि को बहुत बड़ा झटका लग सकता है।